नमस्कार दोस्तों। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज के साथ साथ हमने क्या शुरू किया हुआ है कि जैसे अभी आसाम जुडिशियल सर्विस का एग्जाम हुआ है, उसमें जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ट्रिकी क्वेश्चन हैं और उनके आंसर देने में डाउट्स स्टूडेंट्स को आ रहे हैं, तो उनके ऊपर मैं डिटेल एनालिसिस करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। उसके बाद में इस एनालिसिस को देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने जो आंसर दिया है क्या उसको चैलेंज करने की आवश्यकता है या नहीं। और साथ में क्या है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो उसमें ऑप्शन दिए गए या उस क्वेश्चन से रिलेटेड और जो भी कॉन्सेप्ट हैं जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा समझाए जा सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। मेरे चैनल पर हर रोज सुबह 11:15 AM, शाम को 8 PM पर 2 वीडियो मैं रोज पब्लिक करने की कोशिश करता हूं। तो आप दोनों टाइम जाकर लीगल लैंप को खोलेंगे तो नई वीडियो आपको मिल जाएगी और BNSS या जुडिशरी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, उनका डिस्कशन, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आप आसानी से सीख सकते हैं और फ्यूचर में आप अपने आंसर को करेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में आज हमने फिर एक क्वेश्चन लिया है, आसाम जुडिशियल सर्विस 2025 का ही है। ये जुलाई 25 में एग्जाम हुआ है और इसमें एक क्वेश्चन आया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। क्वेश्चन ये आया था, ए by falsely pretending to be in the civil service intentionally deceives Z and thus dishonestly induces Z to let him have on credit goods for which he does not mean to pay. A has committed, अर्थात एक व्यक्ति है A जिसने जो जेड के पास जाता है, जेड को फाल्सली प्रिटेंड करता है। फाल्सली प्रिटेंड मतलब झूठ बोलता है, बहाना बनाता है कि वो ए सिविल सर्विस में है, लोक सेवा में है, और फिर जेड को इंड्यूस करता है, उत्प्रेरित करता है कि वो उसको सामान उधारी पे दे दे। लेकिन उसकी इंटेंशन ये है कि ये जो एक बार सामान आ जाएगा तो ही डज नॉट वांट टू पे, मतलब अब वो पैसे सामान आने के बाद पैसे पे करने की उसकी इच्छा नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि ए ने क्या ऑफेंस किया है, ए ने क्या अपराध किया है। तो पहला ऑप्शन है चीटिंग बाय पर्सोनेशन, जिसको कहते हैं प्रतिरूपण करके छल किया है। प्रतिरूपण के द्वारा छल, प्रतिरूपण का मतलब कि जो वो स्वयं में नहीं है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जाकर बता दिया है किसी को। डिटेल में बात करेंगे अभी। दूसरा ऑप्शन है चीटिंग, जो केवल छल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा ऑप्शन एक्सटॉर्शन, जो उद्धापन के नाम से जाना जाता है। और चौथा ऑप्शन है ब्राइबरी, रिश्वत। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो जो डिस्प्यूट है स्टूडेंट्स के मन में, वो पहले दोनों ऑप्शन में डिस्प्यूट आ रहा है कि ये केवल चीटिंग है या फिर चीटिंग बाय पर्सोनेशन है। डिस्प्यूट क्यों आ रहा है, उसके पीछे का कारण है कि जब आप सेक्शन 450 IPC, जो अब 318 BNS हो गई है, उसको जब जाके पढ़ेंगे आप, तो वहां पर चीटिंग की डेफिनेशन दी गई है, छल की परिभाषा दी गई है। और छल की परिभाषा देने के बाद वहां कुछ इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं। तो उनमें सबसे पहला इलस्ट्रेशन जब आप पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है जो इस आसाम जुडिशियल सर्विस में पूछा गया है। तो क्योंकि ये इलस्ट्रेशन सेक्शन 415 करस्पॉन्डिंग टू 318 BNSS में लिखा गया है और जहां पर चीटिंग की डेफिनेशन दी गई है, तो क्या इस ऑप्शन को हम मानेंगे कि ये चीटिंग है? और अगर इस ऑप्शन को पढ़ें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है
कि वो जो ए है वो फाल्सली प्रिटेंड कर रहा है, वो बता रहा है सामने वाले को जो खुद है नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि ये इम्पर्सोनेट कर रहा है, प्रतिरूपण कर रहा है और फिर चीटिंग कर रहा है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन भी ये होगा। तीसरा ऑप्शन है एक्सटॉर्शन और चौथा ब्राइबरी। तो ब्राइबरी को तो आप हटा दीजिए, ब्राइबरी को तो इसलिए हटा दीजिए कि ये सेक्शन 171 कैपिटल बी आईपीसी होता था, जो अब 170 बीएनएस में चला गया है। और ये जो ऑप्शन है, ये जो ब्राइबरी है यहां पर आईपीसी में, इट इज रिलेटेड टू ओनली इलेक्शंस। जो हमारे चुनाव होते हैं उनसे रिलेटेड है ये। जो ऑप्शन आप देखें, क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें चुनाव, इलेक्शन जैसी कोई बात कोई नहीं है, तो आप ब्राइबरी को तो हटा सकते हैं बिल्कुल। अब एक और ऑप्शन रह जाता है एक्सटॉर्शन, जिसे उद्दापन कहते हैं हिंदी में, और साधारण भाषा में बात करें तो जबरन वसूली भी कहा जाता है। और इसको अगर देखते आप आईपीसी में तो इसकी डेफिनेशन दी गई 383 बी आईपीसी, और अब बीएनएस की बात करें तो 308 और उसकी सबसेक्शन 1 बीएनएस में इसकी डेफिनेशन दी गई। एक्सटॉर्शन को हालांकि मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं, बट ब्रीफ में आपको बताना चाहूं, और ब्रीफ इस तरीके से कि जब प्रैक्टिकल सिचुएशन आपके सामने आएगी फ्यूचर में, तो एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, चीटिंग, रॉबरी, डकैती, इन सभी में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप? देखिए, जब प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आता है तो जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो थेफ्ट भी है, चीटिंग भी है, एक्सटॉर्शन भी है, रॉबरी भी है, बहुत सारी बातें लगती हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसा फॉर्मूला दे देता हूं कि वो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये कौन सा ऑफेंस है। तो पांचों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, थेफ्ट से लेकर एक्सटॉर्शन, चीटिंग, रॉबरी, डकैती, कि कैसे हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। थेफ्ट में और एक्सटॉर्शन में डिफरेंस करके मैं बताता हूं। डिफरेंस करने से हमको आसानी हो जाती है प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में। थेफ्ट में और एक्सटॉर्शन में जो एक डिफरेंस है, जब क्वेश्चन आए आपके पास तो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर कंसंट्रेट कीजिए, उससे डिफरेंशिएट हो जाएगा जब आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर विक्टिम से एक्यूज के पास जाता है तो थेफ्ट में कैसे जाता है और एक्सटॉर्शन में कैसे जाता है? देखिए, एक्सटॉर्शन में जो विक्टिम होता है वो खुद अपनी मर्जी से एक्यूज को प्रॉपर्टी डिलीवर करता है, संपत्ति हस्तांतरित जो करता है एक्सटॉर्शन में, उद्दापन में विक्टिम अपनी मर्जी से आरोपी को करता है। लेकिन ये जो मर्जी यहां ली गई थी, ये कैसे ली गई थी? उसको डर दिखाया गया था, उसको फियर दिखाया गया था। फियर किस बात का? कि उसको कोई इंजरी कर दी जाएगी, उसको कोई क्षति पहुंचा दी जाएगी। इंजरी के बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बना रखी है, आप देखिए जरा। इंजरी लिख देंगे, साथ में लीगल लैंप लिख देंगे यूट्यूब सर्च बार में, तो वीडियो आ जाएगी। और हाँ, एक बात बता दूं दोस्तों कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उनको लाइक जरूर करिए, साथ में हाइप करिए, और वहीं पर आपको 830 पॉइंट्स चमकेंगे, वो आप मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप कर लीजिए। डिटेल्स में मैं आपको यहां से समझाता हूं, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो देखा कि यहां पर एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर हुआ वो कंप्लेनेंट ने खुद किया, अंडर फियर किया, क्षति के भय में किया है। लेकिन थेफ्ट में देखिए क्या होता है, कोई फियर नहीं होता, कोई डर नहीं दिखाया जाता। लेकिन यहां पर प्रॉपर्टी मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरली जो विक्टिम है वो अपने हाथ से प्रॉपर्टी का एक्यूज पर्सन को, आरोपी को नहीं देता है। क्यों? क्योंकि यहां जो आरोपी ने प्रॉपर्टी ली होती है विक्टिम से, वो बिना उसकी सहमति के ली होती है, सहमति नहीं होती विक्टिम की। तो जब प्रॉपर्टी की डिलीवरी के आधार पर आप क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप इस तरीके से डिफरेंशिएट करना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि कहां पर एक्सटॉर्शन होगा, कहां पर थेफ्ट होगा।
इस वाले एग्जाम्पल में अगर देखें तो उसने इंड्यूस किया है जेड को, उसको उत्प्रेरित किया है सामान देने के लिए, तो अब यहां पर जेड अपनी मर्जी से सामान देगा, तो ये थेफ्ट तो किसी भी कंडीशन में हो नहीं सकती। हाँ, एक्सटॉर्शन हो सकती है, और ध्यान दीजिए एक्सटॉर्शन के साथ चीटिंग में भी जो विक्टिम होता है वो अपनी मर्जी से ही ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी, अपने हाथ से ही प्रॉपर्टी एक्यूज को देता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि एक्सटॉर्शन और चीटिंग वाली डिलीवरी में क्या डिफरेंस है। तो यहां पर अब जो प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहा है कंप्लेनेंट या विक्टिम एक्यूज को, कर तो इंड्यूसमेंट में ही रहा है दोनों जगह, लेकिन ध्यान देना कि एक्सटॉर्शन में डर दिखाया जाता है क्षति करने का, लेकिन चीटिंग में कहीं भी क्षति करने का डर नहीं दिखाया जाता। इंड्यूसमेंट से पहले, उत्प्रेरित करने से पहले उसको धोखे में लिया जाता है, डिसीव किया जाता है, उसको मिसरिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां जो एक्सटॉर्शन में डिलीवरी हो रही है वो अंडर फियर ऑफ इंजरी हो रही है, और जो चीटिंग में डिलीवरी हो रही है वो अंडर मिसकंसेप्शन हो रही है, अंडर डिसेप्शन हो रही है। तो इन बातों को आप ध्यान रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि यहां ये जो डिलीवरी हुई है चीटिंग वाली है, या ये एक्सटॉर्शन वाली है, या ये थेफ्ट वाली है। अब देखिए रॉबरी में और थेफ्ट में क्या डिफरेंस आया, और एक्सटॉर्शन में और रॉबरी में क्या डिफरेंस होगा। देखिए फियर तो रॉबरी में भी होता है, डकैती में भी होता है, और फियर एक्सटॉर्शन में भी बताया मैंने अभी आपको। तो दोनों फियर जो हैं इनमें डिफरेंस क्या है। पहली बात तो आप ये नोट कर लेना कि रॉबरी में केवल और केवल फियर नहीं है, वहां पर हो सकता है कि जिस बात का फियर दिखाना चाहता था वो एक्ट उसने कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, तो भी रॉबरी हो जाएगी। बट क्योंकि डिफरेंस मुझे दिखाना है एक्सटॉर्शन में और रॉबरी में, तो मैं फियर की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे भी फियर और यहां पे भी फियर, दोनों जगह डर है। यहां पर जो फियर है वो इंजरी का है, और यहां पर इंजरी किसी भी टाइप की हो सकती है, किसी भी टाइप की क्षति हो सकती है, लेकिन यहां पर जो फियर है वो केवल 3 टाइप की इंजरीज का है, 3 प्रकार की क्षति का है केवल। और वो कौन कौन सी है। एक डेथ, कि वो मृत्यु कर देगा, या फिर वो कोई हर्ट कर देगा, चोट पहुंचा देगा, या फिर वो कोई रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर देगा। और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट मतलब सदोष अवरोध कर देगा। फियर यहां पे, और देखो ये तीनों के तीनों फियर इसमें भी इंक्लूड हैं, इंजरी में भी। तो इस वाली इंजरी में और इस वाली इंजरी में अब डिफरेंस क्या है कि ये इंजरी कब रॉबरी बनेंगी, यही वाली इंजरी का फियर कब एक्सटॉर्शन होगा, और इन्हीं वाली इंजरीज का फियर कब रॉबरी होगा। मुझे ये डिफरेंस समझाना है। अगर देखिए एक्चुअल में ये उसने कर दिया है, थेफ्ट करते हुए या एक्सटॉर्शन करते हुए डेथ कर दी है, या कोई हर्ट कर दी है, या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर दिया है प्रॉपर्टी को लेने के पर्पज से, अगर कर दिया है तब तो ये बातें हो ही गई, और ये एक्सटॉर्शन से टोटल अलग है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि एक्सटॉर्शन में, उद्यापन में ऐसा कुछ होता नहीं है, केवल और केवल फियर दिखाया जाता है। लेकिन रॉबरी में 2 पार्ट है। एक पार्ट में यही तीनों बातें कर दी गई हैं उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए विक्टिम से, या फिर की नहीं है तो इनका फियर दिखाया है। तो फियर वाले पार्ट पे क्या डिफरेंस है, तो ध्यान देना कि रॉबरी में इंस्टेंट, ये जो फियर है इन 3 बातों का, ये इंस्टेंट करने का फियर है। मींस इंस्टेंट डेथ कर दूंगा, इंस्टेंट हर्ट कर दूंगा, इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर दूंगा अगर आपने ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं दी तो। इंस्टेंट का मतलब तुरंत, अभी अभी आपकी डेथ कर दूंगा, अभी आपको चोट पहुंचा दूंगा, या अभी आपको सदोष अवरोध कर दूंगा अगर कोई प्रॉपर्टी तुमने मुझे नहीं दी तो। अगर फियर इंस्टेंट है, इन 3 में से कोई एक फियर इंस्टेंट है तो रॉबरी, और अगर यही फियर इंस्टेंट नहीं थे, लेटर ऑन स्टेज पर डेथ करने की धमकी है, डर दिखाया है, लेटर ऑन स्टेज पर चोट पहुंचाने का डर दिखाया है, लेटर ऑन स्टेज पर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करने का डर दिखाया है, तो फिर यही फियर एक्सटॉर्शन में आ जाएगा और कह रहा है कि आप मुझे प्रॉपर्टी दे दो। तो रॉबरी
और एक्सटॉर्शन में जो फियर है उस पार्ट पे आप लोगों ने डिफरेंस देख लिया। अगर यहीं पर अगर हम डकैती की बात करें तो वहां पर सिंपल इतना है कि रॉबरी में तो लेस देन 5% थे, लेकिन डकैती में या तो वो 5% है या 5 से ज्यादा है, तो वो डकैती कहलाएगी। हर रॉबरी जो 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने करी वो डकैती कहलाएगी। सिंपल इतना सा है, इंग्रेडिएंट बिल्कुल सेम रहेंगे। तो हमने अभी डिफरेंस देखा थेफ्ट का और रॉबरी का डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के आधार पे। हमने डिफरेंस देखा एक्सटॉर्शन का एंड रॉबरी का। हमने डिफरेंस देखा चीटिंग का एंड एक्सटॉर्शन का। अब चीटिंग में और थेफ्ट में डिफरेंस देख लीजिए, छल में और चोरी में। वही एक डिफरेंस है प्रॉपर्टी के डिलीवरी के रिगार्डिंग कि छल में प्रॉपर्टी अपने हाथ से देता है व्यक्ति, लेकिन वो जो सहमति ली गई थी उसकी वो छल में डाल के ली गई थी, धोखे से ली गई थी, तब उसने विक्टिम ने प्रॉपर्टी को अपने हाथ से दिया। लेकिन थेफ्ट में विक्टिम अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी नहीं देता, बिना सहमति के एक्यूज ये प्रॉपर्टी ले लेता है, तो जनरली अपने हाथ से वो प्रॉपर्टी नहीं देगा एक्यूज। तो आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंस कि किस तरीके से प्रॉपर्टी एक्यूज ने विक्टिम से ली है, उसके आधार पे आप ये चीजें डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो लौट के आता हूं फिर से मैं अपने वही क्वेश्चन पे कि हमने ब्राइबरी को क्लियर कर दिया, एक्सटॉर्शन को क्लियर कर दिया कि इस एग्जांपल में एक्सटॉर्शन किस लिए नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इंजरी का फियर नहीं दिखाया जेड को। जब तक फियर नहीं होगा इंजरी का लेटर ऑन स्टेज पे, तब तक एक्सटॉर्शन नहीं होगा। इट मींस 383 आईपीसी या 308 सबसेक्शन 1 बीएनएसएस ये भी नहीं होंगे। अब ऑप्शन रह जाते हैं केवल दो, चीटिंग या चीटिंग बाय पर्सोनेशन। इनके बारे में हमें थोड़ा डिटेल से दोस्तों देखना पड़ेगा। डिटेल से देखना क्या पड़ेगा कि जब जब चीटिंग बाय पर्सोनेशन की बात होगी तो आपको एक और सेक्शन पर नजर जानी चाहिए आपकी, और वो सेक्शन है 170 आईपीसी या अब बीएनएस की बात करें तो 204। और यहां पर यह कहा गया कि अगर कोई पर्सन अपने आप को एक पब्लिक सर्वेंट की तरह पर्सोनेट कर रहा है। देखिए पर्सोनेशन एक बड़ा सर्कल है, किसी भी तरीके से पर्सोनेशन किया जा सकता है, वो सब इसमें आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक और पर्सोनेशन है जो 170 आईपीसी या अब बात करें तो 204 बीएनएस वाला पर्सोनेशन है। यानी केवल और केवल पब्लिक सर्वेंट की तरह, पब्लिक सर्वेंट बनके इंपर्सोनेट किया तो 170 वाला इंपर्सोनेशन है। और 416 आईपीसी और अब बात करें 319 उसकी सबसेक्शन 1 बीएनएस, यहां पर जो इंपर्सोनेशन है वो पूरा सर्कल है जिसमें ये पब्लिक सर्वेंट वाला इंपर्सोनेशन भी इंक्लूड है। तो फिर से वही क्वेश्चन उठेगा कि जब ये पब्लिक सर्वेंट वाला इंपर्सोनेशन दोनों में इंक्लूड है, 170 आईपीसी या फिर 204 बीएनएस या फिर 416 आईपीसी और उसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 319 सबसेक्शन 1, अगर सिविल अगर पब्लिक सर्वेंट वाला इंपर्सोनेशन दोनों में है तो दोनों सेक्शन में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस है कि इंपर्सोनेट कर देने के बाद के जो एक्ट्स हैं उनके आधार पर डिफरेंशिएट किया जाएगा कि वो ऑफेंस 170 आईपीसी में आता है या 416 आईपीसी में आता है। तो उसके आगे के एक्ट ये हैं कि जब पब्लिक सर्वेंट अपने आप को बताया किसी पर्सन ने, तो उसके बाद में उसने अपने ऑफिस से जुड़ी हुई कोई ड्यूटी की, अपने ऑफिस से कनेक्टेड कोई एक्ट किया, ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई एक्ट करके दिखा रहा है कि जो मैं एक्ट कर रहा हूं वो ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहा हूं। और अगर ऑफिशियल कैपेसिटी वाला एक्ट ना करके कोई और एक्ट किया है तो फिर ये पब्लिक सर्वेंट होना, इंपर्सोनेट करना अपने आप को पब्लिक सर्वेंट, ये 416 में आएगा।
और पब्लिक सर्वेंट का इंपर्सोनेशन किया, प्लस उसी ऑफिस से रिलेटेड वर्क किया या उस वर्क को करने का, एक्ट को करने का अटेम्प्ट किया, देन 170 आईपीसी या 204 बीएनएसएस आता है। तो दोनों जगह इंपर्सोनेशन की बात होती है। यहां पर केवल पब्लिक सर्वेंट के इंपर्सोनेशन की बात होती है और यहां पर एक जर्नल इंपर्सोनेशन की बात होती है जिसमें पब्लिक सर्वेंट भी इंक्लूड है। अगर पब्लिक सर्वेंट ने इंपर्सोनेट करने के बाद कोई ऑफिशियल एक्ट किया या ऑफिशियल एक्ट की अटेम्प्ट की तो चला जाएगा ये इधर, और अगर अदर देन ऑफिशियल एक्ट कुछ और एक्ट किया है उसने, देन वही पब्लिक सर्वेंट आ जाएगा अब 4116 में, 319 सबसेक्शन 1 में। तो अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए, क्या ये 170 वाला इंपर्सोनेशन है या फिर यहां पर ये 416 आईपीसी वाला इंपर्सोनेशन है। क्वेश्चन में जब आपने पढ़ा तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। वहां पे उन्होंने क्या इंपर्सोनेट किया है, ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन द सिविल सर्विस, उसने अपने आप को एक सिविल सर्वेंट की तरह इंपर्सोनेट किया है। इट मींस पब्लिक सर्वेंट की तरह इंपर्सोनेट किया है, और पब्लिक सर्वेंट की तरह इंपर्सोनेट किया तो फिर आपको दो सेक्शन देखना मजबूरी हो जाएगी, चीटिंग बाय इंपर्सोनेशन या फिर 170 आईपीसी 204 बीएनएस। तो जब दो सेक्शन आप देखेंगे तो आपका काम बढ़ जाता है थोड़ा सा। फिर उसके अगले एक्ट को आपने देखना है कि क्या वो ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहा है वो अगला एक्ट। अगर उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में किया होता यही वाला एक्ट जो आगे ये वाला एक्ट किया है, तो यही ऑफेंस 170 आईपीसी या 204 बीएनएस में चला जाता। अब आप चेक करिए कि यहां पर जो अगला एक्ट किया है उसने क्या किया, उसने डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित किया, इंड्यूस किया जेड को कि वो उधार पे सामान दे दे उसको, लेकिन उसकी नीयत है कि जैसे ही एक बार सामान मिल जाएगा तो फिर वो पे नहीं करेगा, उधार नहीं चुकाएगा। तो क्या ये उधार पे सामान मांगना इस सिविल सर्वेंट का कोई ऑफिशियल एक्ट है क्या? सिविल सर्विस जहां पे बताया उसने, क्या उससे जुड़ा हुआ कोई एक्ट है? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि ये वाला जो इलस्ट्रेशन है ये 170 आईपीसी या 204 बीएनएस में बिल्कुल भी फॉल नहीं करेगा। अब अपना थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि 416 और 170 में क्या सिमिलरिटी थी जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो जा रहा था। दोनों जगह इंपर्सोनेशन था, लेकिन यहां तो 170 वाला ऑप्शन था ही नहीं। ऑप्शन तो है चीटिंग बाय पर्सोनेशन एंड चीटिंग। तो अब पता है समस्या कहां आ रही है कि ये जो इलस्ट्रेशन है इसमें बात तो कहीं ना कहीं इंपर्सोनेशन की जा रही है, जो कहीं ना कहीं खींचकर चीटिंग बाय इंपर्सोनेशन, चीटिंग बाय पर्सोनेशन की तरफ ले जाती है। लेकिन ये इलस्ट्रेशन दिया गया है केवल और केवल चीटिंग की डेफिनेशन के नीचे। तो क्या केवल और केवल इस बात से ये चीटिंग हो जाएगा कि चीटिंग की सेक्शन में ये इलस्ट्रेशन दिया गया है? मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? देखिए, चीटिंग की डेफिनेशन में केवल अकेला इलस्ट्रेशन नहीं है, बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, और चीटिंग अपने आप में एक डेफिनेशन बता रही है कि चीटिंग कब पूरी हो जाती है और कब कहा जाएगा कि किसी पर्सन ने किसी दूसरे को चीट किया है। अब इसके आगे की जितनी भी सेक्शन आप पढ़ेंगे, आप 416 ले लीजिए, 17, 18, 19, 20, इन सारी सेक्शंस में कहा गया है कि सबसे पहले चीटिंग पूरी होनी चाहिए। और चीटिंग कौन सी? 415 आईपीसी या 318 बीएनएस वाली, सबसेक्शन 1 वाली, ये चीटिंग हर सेक्शन में पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में कुछ एडिशनल बातें इसके साथ अटैच होंगी, देन वो ऑफेंस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके फॉल करेगा। तो जितने भी इलस्ट्रेशन 415 आईपीसी
या 318 सबसेक्शन 1 में लिखे गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी दूसरी सेक्शन में ही पनिशेबल है। तो केवल और केवल इस बात से कि वो इलस्ट्रेशन वहां लिखा गया है तो केवल चीटिंग वाली में आ जाएगा, ऐसा तो आप नहीं कहेंगे। बट कुछ लोगों का ऐसा व्यू आ रहा है कि जब पर्सोनेशन किसी पर्सन का होगा, किसी इंडिविजुअल का होगा, तभी चीटिंग बाई पर्सोनेशन कही जाएगी, और अगर वो किसी डेजिग्नेशन का इंपर्सोनेशन करते हैं तो फिर वो इंपर्सोनेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों ऐसा मीनिंग निकाल रहे हैं लोग, मुझे जो समझ आता है तो देखिए 416 ये क्या कहता है, जो अब 319 सबसेक्शन 1 है, तो शब्दों को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अ पर्सन इज सेड टू चीट बाय पर्सोनेशन। एक व्यक्ति है, पर्सन है, उसको यह कह दिया जाएगा कि उसने जो चीटिंग की है, छल किया है, प्रतिरूपण के द्वारा किया है। तो पहली बात, जिसने छल किया है, जो एक्यूज है, वो एक पर्सन होना चाहिए। तो इस पर्सन का मीनिंग क्या होगा? दूसरी बात, कब कहा जाएगा ऐसा? इफ ही मीन्स ये वाला पर्सन जो छल कर रहा है। इफ ही चीट्स मतलब 415 कंप्लीट करता है, या आज की डेट में बात करें तो 318 बीएनएसएस कंप्लीट करता है बाय प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन। एक पर्सन तो वो खुद है जो अब चीटिंग कर रहा है, लेकिन उसने प्रिटेंड क्या किया है, अपने आप को बताया क्या है, कोई और पर्सन, दूसरा पर्सन बताया है जो एक्चुअल में खुद है नहीं। वो वाला पर्सन उसने प्रिटेंड करके किसी को बता दिया है। इस तरीके से वो चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या बताया है? दूसरा पर्सन बताया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इस पर्सन में क्या क्या शामिल हो सकता है, इस पर्सन का मीनिंग क्या निकलेगा? क्या केवल और केवल इंडिविजुअल, या जो सेक्शन 11 आईपीसी में मीनिंग दिया गया था, क्या वो मीनिंग यहां निकलेगा? क्वेश्चन ये आता है कि वो पर्सन, वो जो अनदर पर्सन की बात हो रही है, ये जो पर्सन की बात हो रही है जिसको पर्सोनेट कर रहा है, वो पर्सन कौन होगा? क्या वो इंडिविजुअल होगा तभी 416 लगेगी, या वो कोई डेजिग्नेशन को भी इंपर्सोनेट करेगा, या किसी संस्था को इंपर्सोनेट करेगा? तो क्या वो 416 आईपीसी बनेगी? क्वेश्चन ये वाला है। क्यों मैं ये कह रहा हूं ऐसा? कि क्योंकि क्वेश्चन में क्या उसने इंपर्सोनेट किया, क्वेश्चन को हमेशा अपने माइंड में रखना। उसने इंपर्सोनेट किया कि ही इज अ सिविल सर्वेंट, वो एक लोक सेवक है, यूपीएससी वाला। तो क्या उसने किसी इंडिविजुअल को इंपर्सोनेट किया है, या यूपीएससी को इंपर्सोनेट किया है, या किसी भी सिविल सर्वेंट को इंपर्सोनेट किया है? किस किस का इंपर्सोनेशन करने पर 416 बनती है? और अगर वो 416 वाले पर्सन में नहीं आता है तो फिर चाहे बेशक उसने इंपर्सोनेशन किया, वो फिर केवल और केवल चीटिंग में चला जाएगा। ये तो तय है। तो क्वेश्चन यही रह जाता है कि इस पर्सन में कौन कौन लोग शामिल होंगे? क्या क्या वो इंपर्सोनेट करे तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन होगी, अदरवाइज पर्सोनेशन होने के बाद भी अकेली चीटिंग होगी। क्योंकि अगर पर्सोनेशन 416 वाला नहीं आया या 319 वाला नहीं आया तो फिर 416 तो होगी नहीं, बट चीटिंग की कैटेगरी में फिर भी आ रहा है, तो वो अकेले 415 वाली चीटिंग में, ओनली चीटिंग में चला जाए। तो इस बात को सॉल्व कहां से करें? तो पहली बात तो यह है कि देखिए दोस्तों, यहां कोई स्पेसिफिक तो मना नहीं किया गया है कि भैया वो पर्सन कौन होगा, बल्कि आप एक एक्सप्लेनेशन देख लीजिए नीचे, उसमें क्या लिखा है 416 आईपीसी में ही एक्सप्लेनेशन देते हुए लिखा, द ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल, शब्दों पर ध्यान देना, वेदर द इंडिविजुअल पर्सोनेटेड इज अ रियल और इमेजिनरी पर्सन। चाहे वो इंडिविजुअल जिसको इंपर्सोनेट किया, चाहे तो वो रियल में है, एग्जिस्ट करता है, चाहे वो इमेजिनरी पर्सन है
वास्तविकता में वो है ही नहीं। चाहे ऐसे व्यक्ति को इम्पर्सोनेट किया, चाहे वो रियल में है, अस्तित्व में है, ऐसे व्यक्ति को इम्पर्सोनेट किया, तो भी कहा जाएगा कि ये 416 वाला ऑफेंस इस व्यक्ति ने कर दिया। तो इंडिविजुअल पर्सोनेटेड मतलब वो व्यक्ति जिसको पर्सोनेट किया है। तो यहां इंडिविजुअल से कैसा लग रहा है कि भैया यहां पे जो पर्सन की डेफिनेशन दी गई है, उस पर्सन में से केवल और केवल इंडिविजुअल को पर्सोनेट कर रहा है, किसी और को पर्सोनेट नहीं कर रहा है, किसी और की जगह पे नहीं, केवल और केवल किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की जगह पर, मैन की जगह पर, विमेन की जगह पर अपने आप को पर्सोनेट कर रहा है। यहां से और डाउट हो गया हमको कि जिसको पर्सोनेट कर रहे हैं वो ये वाला पर्सन, वो कौन होना चाहिए? ये वाला पर्सन जिसको इम्पर्सोनेट किया गया, प्रतिरूपण जिसका किया गया, वो इंडिविजुअल होना चाहिए। और इंडिविजुअल का मतलब होता है ये शरीर वाला व्यक्ति। पर्सन में तो कंपनी भी आती है, फर्म भी आती है, सोसाइटी भी आती है, बट इंडिविजुअल में केवल इस टाइप का व्यक्ति आता है जो जैसा मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो एक ऐसे व्यक्ति को पर्सोनेट किया है किसी ने, तभी 416 की कैटेगरी में आएगा। अब फिर से क्वेश्चन लौट कर आते हैं जो जुडिशियल सर्विस में पूछा गया, वहां पर इम्पर्सोनेट क्या किया है? एक सिविल सर्वेंट को इम्पर्सोनेट किया है। तो क्या उसने यूपीएससी को या उसने किसी सिविल सर्विस के किसी ऑफिस को इम्पर्सोनेट किया है क्या? नहीं भैया, स्टिल उसने एक पर्सन को, इंडिविजुअल को ही इम्पर्सोनेट किया है। और ध्यान देना, अब अगर मैं पर्सोनेट करने वाला जो एक्यूज है वो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल को ही पर्सोनेट कर सकता है। कंपनी हूं तो कंपनी को ही तो इम्पर्सोनेट कर पाऊंगा, फर्म हूं तो फर्म को इम्पर्सोनेट कर पाऊंगा। अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो कंपनी को इम्पर्सोनेट कैसे कर लूंगा? मैं कह दूंगा मैं संजीव सिकरवार द जियो रिलायंस हूं, मैं नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूं कि हां, मैं रिलायंस का जो डायरेक्टर है ABC, मैं वो हूं। मतलब मैं किसको इम्पर्सोनेट कर रहा हूं? इंडिविजुअल को इम्पर्सोनेट कर रहा हूं। तो जो सिविल सर्विस में होने की बात कही ए ने, इट मींस वो एक इंडिविजुअल को ही इम्पर्सोनेट कर रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल एक्चुअल में है या वो एक्चुअल में नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी 416 नहीं आएगा। तो इस पर्सन को समझने के लिए मैंने थोड़ा पढ़ाई करी, बहुत सारी बुक्स को देखा, जजमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करी, तो मुझे कुछ मिला है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और देखिए, एक जजमेंट है, बहुत पुरानी जजमेंट है, क्षितिज चंद्र चक्रवर्ती वर्सेस एम्परर। कहीं कहीं ये आपको केसी चक्रवर्ती वर्सेस एम्परर मिलेगा। इसकी साइटेशन है AIR 1937 कैलकाटा 214 एट पेज नंबर 217। इसमें हुआ क्या था कि एक एक्यूज है, ये एक्यूज है जिसने एक लड़की की मां को संपर्क किया और ये बताया कि मैं वीरेंद्र ब्राह्मण हूं। उसने अपने आप को, लड़की की मां को बताया कि मैं ब्राह्मण हूं और आप अपनी बेटी से मेरी शादी कर दीजिए। तो बाकी सारी चीजों को छोड़ दें तो वो ब्राह्मण वाले पॉइंट से लड़की की मां एग्री हो गई, ये समझकर कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है तो इससे अपनी लड़की की शादी की जा सकती है। तो उस मां ने अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दी, जबकि बाद में पता चला कि ये व्यक्ति ब्राह्मण नहीं था। इट मींस अपनी सारी आइडेंटिटी उसने ठीक बताई थी, अपना नाम, अपना गांव, अपना सब कुछ, जो क्या करता हूं सब ठीक बताया, बट एक बात उसने गलत बताई थी अपनी जाति के बारे में, अपनी कास्ट के बारे में। तो क्या ये एक इंडिविजुअल को इम्पर्सोनेट किया है यहां पर? यहां तो इंडिविजुअल से और आगे निकल गया, यहां तो कास्ट को इम्पर्सोनेट किया है। तो इस जजमेंट में क्या डिसाइड किया कि यहां पर जो ऑफेंस बना है वो ऑफेंस 416 आईपीसी वाला बना है, जो आज की डेट में 319 सबसेक्शन 1 है BNS। तो अब आप क्या कहेंगे कि यहां पर जो सिविल सर्विस में अपने आप को इम्पर्सोनेट कर रहा है,
तो वो इंपर्सोनेशन कौन से वाला है? सेक्शन 416 एंड 319 सबसेक्शन 1 बीएनएस वाला। और एक जजमेंट मिली मुझको, मोहन चंद्र सिल, ये जजमेंट का नाम है, ऐसे ही लिखा हुआ है, साइटेशन 16 WR 42 एट पेज 43। इस जजमेंट में क्या हेल्ड किया गया, पहले आपको मैं वो बता देता हूं कि इसकी कहानी क्या है। इसमें जो कंप्लेनेंट है उसको एक्यूज ने आके कहा कि मैं एक लड़की से आपके भाई की शादी करा देता हूं और ये लड़की ब्राह्मण है जाति से। तो उसकी इस बात को मानते हुए विक्टिम ने इस लड़की को ले लिया और अपने भाई की शादी उससे करा दी और इसके बदले में एक्यूज ने कुछ पैसे इससे ले ली। लेकिन बाद में पता चला कि ये लड़की तो शूद्र है, ब्राह्मण नहीं है। तो यहां पर भी यही कहा गया कि ये चीटिंग बाई इंपर्सोनेशन है। और यहां पर ही इस पर्सन को डिफाइन करते हुए क्या कहा इसी जजमेंट में, द टर्म पर्सन, वो व्यक्ति जिसको इंपर्सोनेट कर रहा है, 416 में पर्सन वर्ड लिखा है, वो कौन हो सकता है? द टर्म पर्सन इज दस यूज्ड हियर इन इट्स रादर वाइड सेंस as connoting not only a separate individual but also a marital misdescription of the same individual. Such misdescription may consist as to one's position in life as in the illustration. जैसा कि इस illustration में बताया गया कि किसी पर्सन की पोजीशन भी हो सकती है लाइफ में, कुछ भी, वो भी पर्सन की कैटेगरी में आएगा। इट मींस कि यहां जो इलस्ट्रेशन में इंपर्सोनेट किया जा रहा है वो 416 में यूज हुए पर्सोनेटेड पर्सन के लिए यूज हो रहा है। इट मींस इन दोनों बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे, इन दोनों जजमेंट को आप ध्यान में रखोगे तो पता चलेगा कि वहां पर इस इलस्ट्रेशन में जो पर्सोनेट किया गया एज ए सिविल सर्वेंट वो 416 आईपीसी या 319 सबसेक्शन 1 बीएनएसएस वाली इंपर्सोनेशन है और चीटिंग तो चाहिए ही चाहिए। तो अब यहां पे ऑफेंस कौन सा रह गया, लौटकर फिर से मैं वहीं आता हूं एग्जाम्पल में। तो अब यहां पर हमारा जो रस्साकसी चल रही थी वो चल रही थी दो ऑप्शंस की कि वो चीटिंग बाय पर्सोनेशन है या केवल चीटिंग है। अगर वो पर्सोनेशन 416 वाला पर्सोनेशन नहीं है, देखिए पर्सोनेशन तो एग्जांपल में है, उसे तो आप डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि उसने जो वो है नहीं अपने आप को वो रिप्रेजेंट किया है। अब क्वेश्चन केवल इतना था कि वो रिप्रेजेंटेशन, वो इंपर्सोनेशन क्या सेक्शन 416 आईपीसी या 319 सबसेक्शन 1 बीएनएसएस वाला था क्या? क्योंकि कुछ लोगों का यह कहना है क्योंकि वहां पर वो सिविल सर्वेंट एक वाइड टर्म है, उसको मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, उसको इंपर्सोनेट कर रहा है, तो वो पर्सन की कैटेगरी में नहीं आएगा और यहां पे किसी इंडिविजुअल को मिसरिप्रेजेंट करेगा तभी चीटिंग बाय पर्सोनेशन आएगा। तो इतनी सारी बातें पढ़ने के बाद, इतने सारे जजमेंट देखने के बाद हमें पता चला कि वो जो इंडिविजुअल इंपर्सोनेट किया जा रहा है वो इमेजिनरी भी हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है। एक्सप्लेनेशन इसीलिए दी गई कि वो जिसको पर्सोनेट किया जा रहा है उसका वाइड एरिया बनाना चाहता है लेजिस्लेचर। तो उसमें तो देखिए एक डेजिग्नेशन भी ले ली उन्होंने, एक स्टेटस भी ले लिया सोसाइटी का, जाति भी ले ली उसमें उन्होंने। इसका मतलब इस क्वेश्चन में केवल और केवल चीटिंग बाय पर्सोनेशन ही ऑफेंस बनता है, केवल और केवल चीटिंग नहीं बनेगा क्योंकि जितने भी इलस्ट्रेशन 415 आईपीसी में लिखे गए हैं या 318 सबसेक्शन 1 बीएनएस में लिखे गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी दूसरी सेक्शन में जाके पनिशेबल होते हैं। और क्योंकि वो चीटिंग का इलस्ट्रेशंस हैं, चीटिंग बताना चाहते हैं कि कैसे चीटिंग होती है, क्या क्या चीटिंग के एलिमेंट्स होते हैं जो आगे जाके चीटिंग बाय इंपर्सोनेशन में होंगे। कुछ इलस्ट्रेशन 420 के होंगे, कुछ इलस्ट्रेशन 418 के होंगे, कुछ इलस्ट्रेशन 417 के होंगे। अब कंक्लूड करें अगर इस क्वेश्चन को तो इसका आंसर, सही आंसर है चीटिंग बाय पर्सोनेशन।
कुछ लोगों ने ऑप्शन लगाया चीटिंग, और कहीं कहीं बताया जा रहा है कि जो कुछ लोग की बता रहे हैं, आंसर की आई है, वो भी कहीं ना कहीं चीटिंग ही बता रही है। तो मैं अब ये कहना चाहूंगा आपको कि अगर आपने चीटिंग बाय पर्सोनेशन ऑप्शन सही किया है एग्जाम में, तो आप चैलेंज कर सकते हैं, और चैलेंज का आधार ये सब ले सकते हैं। मैंने कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने की कोशिश की है, कुछ ऐसा मटेरियल देने की कोशिश की है कि आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए चैलेंज कर सकते हैं किसी भी रेलेवेंट अथॉरिटी के पास। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे, और ऐसी ही वीडियोस दोस्तों मैं और लाता रहूंगा, और क्वेश्चंस लेके आऊंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, साथ में हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनका व्यू जान लीजिए। जिन लोगों ने चीटिंग बाय पर्सोनेशन ऑप्शन लगाया है उनका व्यू जान लीजिए, क्या चैलेंज करने लायक मटेरियल है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।